नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स के झारखंड के पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के फिजिक्स का पेपर जा रहे हैं आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम। आप ज़रूर ये वीडियो के अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होइए और आप ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाना। ठीक है, तो ये आपके जो एग्ज़ाम का व्यू आपके कैसे क्वेश्चंस आते प्रीवियस ईयर के सारे सीरीज हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम आपको चलिए बिना लेट किए हुए हम फिजिक्स का क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि विच इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी किससे क्वेश्चन है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है आपका? ये सन जो है सर वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्या? आपका सन जो है वो आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे सोर्स जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी को छोड़ के ये सारे सोर्स जितने हैं वो सन्स का एनर्जी ही है। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मूल स्रोत जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? सूर्य है, सनलाइट है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 आपका बोलता है फिजिक्स का द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो हमें ये पता है सर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन, ठीक है, एक संबंध था, एक आपका फार्मूला ड्राइव था किसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में। तो आपको पता है क्या फोकल लेंथ बराबर या फोकस की दूरी एफ के डिनोट करते हैं, इज इक्वल होता है वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर? r/2। तो एफ इज इक्वल टू आर कितना सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर। 20 बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 10 जा 20, क्या आ गया सर? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी या फोकस दूरी या फोकल लेंथ जो होगा आपका कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए था, तो ये आपका बन जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है आपका यू आर गिवन केरोसिन, तारपीन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर। किसमें आपका लाइट फास्टर ट्रेवल करेगा वो हमें बताना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ केरोसिन, तारपीन एंड वाटर आर आपका दिया हुआ है। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपका जो है वाटर का केरोसिन का 1.44 है, आपका तारपीन का 1.47 है और आपका वाटर का 1.33 है। तो लाइट किसमें सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा वो हमें बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है सर, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम में एक क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। मीन्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका लाइट का जो ट्रेवल फास्ट जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा? कम होगा। कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? कम होगा। फास्ट मतलब ट्रेवल करना मतलब कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी उसका कम हो जाएगा, उसका ये क्या वेलोसिटी चाल जो उसका कम हो जाएंगे। तो आपका देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसमें लाइट क्या होगा? स्लो ट्रेवल करेगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट या उसमें लाइट क्या फास्टर ट्रेवल करेगा सर, फास्टर ट्रेवल करेगा। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट क्या हो जाएगा? फास्टर ट्रेवल करेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? वाटर का है सर। तो उसमें आपका क्या लाइट जो है वो फास्टर ट्रेवल करेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो आपको केरोसिन, तारपीन एंड जल दिया जाता है, इनमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है? जैसे केरोसिन, तारपीन और जल के अपवर्तक नाम क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 है। कि अपवर्तनांक जिसका ज़्यादा होगा उसमें आपका लाइट जो है सर वो धीमा चलेगा। ठीक है, और जिसमें आपका अपवर्तनांक कम होगा उसमें लाइट तेज चलेगा। अपवर्तनांक जिसमें कम होगा उसमें लाइट तेजी से चलेगा और जिसमें अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें लाइट कम चलेगा। तो सबसे अपवर्तनांक देख लो किसका कम है? जल का है। जल का कितना? 1.33 सबसे कम इसी में। तो लाइट इसमें क्या प्रकाश जो है तेजी से चलेगा सर, किसमें?
पानी में, क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि चाल ऑफ, ठीक है, प्रकाश की चाल कोई भी मीडियम में, ठीक है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अपवर्तनांक में, कि अपवर्तनांक जिसका ज्यादा होगा उसका चाल, ठीक है, प्रकाश का चाल कम होगा उस मीडियम में। ठीक, ये समझ में आना चाहिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 आपका बोलता है एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कि एक कन्वेक्स लेंस है वो क्या रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कितना दूरी पे, आपका 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, लेंस से, कन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पे। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में यहाँ पे नीडल प्लेस्ड होगा इफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर क्या आपका जो इमेज जो है, इमेज का साइज जो है ये ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बराबर है, इक्वल है, तो आपके ऑब्जेक्ट कहाँ पे होंगे वो हमें बताना है सर। तो मानो कि ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वेक्स लेंस में आपका इमेज कहाँ पे बनाया है, 50 सेंटीमीटर, लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, तो यहाँ पे मानो कि 50 सेंटीमीटर पे बना लिया। मीन्स कि आप जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या है, बराबर है सर। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, दोनों का बराबर है। तो मानो कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एक्स डिस्टेंस पे है, ये आपका लेंस से फ्रंट पे है। तो आपके ये पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सेंटर ये 2f पे होगा। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज क्या बनता है, 2f डैश पे बनता है सर। और ये आपका जो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका लेंस कितना दूरी पे, सेम डिस्टेंस की दूरी पे होगा, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2f और 2f जो आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से 2f का दूरी क्या होता है, बराबर होते हैं। तो आपके कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, 2f पे होना चाहिए, तभी इमेज आपका बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, वरना कहीं पे भी नहीं होता है। तो मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों का दूरी क्या है, सेम है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर पे रहेगा सर। तो 50 सेंटीमीटर मतलब ये आपका लेफ्ट साइड मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डिस्टेंस होगा, और राइट साइड अगर मेजर कर रहे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू आपका क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, आपका -50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसको चेंज करेंगे मीटर में तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करने पड़ेगा। 100 से डिवाइड कर रही है सर, क्या आ जाएगा आपका, -0.5 मीटर आ जाएगा, क्या जाएगा जी, -0.5 मीटर। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो एक उत्तल लेंस, उसमें 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, कितना, उत्तल लेंस से कितना दूरी पे, 50 सेंटीमीटर पे। तो 50 सेंटीमीटर पे एक सुई का क्या प्रतिबिंब बना दिए, ठीक है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है, यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है, प्रतिबिंब और वस्तु का जो आकार है दोनों क्या बराबर है, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, सुई उत्तल, ठीक है, सुई कहाँ पे रखा गया है उत्तल लेंस से, वो हमें बताना है। तो कहाँ पे आपको ये पता है कि 2f पे अगर कोई भी मेरा वस्तु रखा हुआ है तो इमेज का बनता है 2f पे बनता है, और जो ऑब्जेक्ट वस्तु और प्रतिबिंब के आकार क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दूरी ऑप्टिकल सेंटर से 2f की दूरी जितना दूर होगा उतना ही आपका ये दोनों बराबर होंगे दूरी, तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा जी, -0.5 मीटर आ जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 आपका बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो हमें लेंस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज नहीं करते हैं, तो आपके लेंस बनाने के लिए क्या, ट्रांसपेरेंट मीडियम वाला मटेरियल को यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल को यूज करते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे। वाटर में आपका ट्रांसपेरेंट है सर, ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक आपका ट्रांसपेरेंट है, तो ये तीनों को हम लोग क्या लेंस बनाने में यूज करते हैं। तो क्ले आपका ऑपेक होता है, क्ले आपका मड जो है, मिट्टी जो है, उसको हम लेंस बनाने में यूज नहीं करते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता, तो किसका, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, किसका, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑपेक होता है, ये आप आर पार नहीं देख सकती हो, ठीक है, इसमें लाइट आपका ट्रेवल नहीं कर सकता, किसमें, मिट्टी में, इसलिए आपका ये यूज नहीं करते हैं लेंस बनाने में। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 बोलता है ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज रेजिस्टेंस R। Another conductor of length 2L
and resistance R of the same material has area of cross section। क्या बोला कि पहला जो एक ठीक है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ है सर, जिसका लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका रेजिस्टेंस क्या है R है। दूसरा जो कंडक्टर है सर, दूसरा कंडक्टर अनदर कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, जिसका लेंथ आपका जिसका लेंथ क्या है 2L है, क्या है 2L है, लेकिन रेजिस्टेंस इसका R है, लेकिन इसका एरिया क्या है वो हमें नहीं पता। एरिया क्या है वो हमें निकालने बोला, मानते हैं A डैश है, A डैश है। तो यहाँ से R का जो फॉर्मूला होता है सर, मानो कि दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रो है सर, इसका भी रो है, रेजिस्टिविटी मान लो रो है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो L बाई A हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। और अनदर कंडक्टर, इस कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा सर, R इज इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रो इंटू L बाई A, यही होता है ना, रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्मूला होता है। तो रो इंटू L, L कितना हो जाएगा सर 2L लेंथ है तो 2L हो जाएगा बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माने A डैश माने, यही तो हमें निकालना है। तो देखो R रेजिस्टेंस दोनों सेम है तो R इज इक्वल टू R है, तो ये क्या करें R की जगह पे क्या रख सकते हैं रो L बाई A रख सकते हैं, तो रो L ए रख सकते हैं, L बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो 2L बाई ए डैश हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखो क्या हो जाएगा रो से रो कैंसिल, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल। अब देखो यहाँ से ए डैश क्या करते हैं आप ए डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 बचा था 2 इंटू ए, इधर डिवीजन में है ये, उधर क्या हो जाएगा राइट साइड में मल्टीप्लिकेशन में 2A हो जाएगा। मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना डबल होगा, पहला वाला से भी डबल होगा, तो क्या हो जाएगा 2A, कहीं दिखा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये आपको रिलेट कर लेना था, एक कंडक्टर 1 था, एक कंडक्टर 2 था, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 आपका बोलता है क्या कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ, कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन का वो किससे बना रहता है, नाइक्रोम का, नाइक्रोम से आपका बना होता है, नाइक्रोमेटियम से बना हुआ होता है। नाइक्रोम किसका होता है, निकल क्रोमियम होता है सर, उसमें निकल और क्रोमियम का ये एलॉय होते हैं, उसका आपका हीटिंग एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रिक आयरन में वो आपका किसका नाइक्रोम का बना हुआ रहता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, और ये ज़्यादा हाई हीट प्रोड्यूस कर सकता है, रेजिस्टेंस हाई होता है और ये इजिली ऑक्सीडेशन नहीं जाता है, इसलिए ये हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। समझ में आ गया। तो ये विद्युत स्थिरी का उष्मन तत्व किससे बना रहता है, नाइक्रोम का, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 आपको बोला जाता है क्या कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्टेड है, द करेंट इज 0.5 एम्पियर, और करंट कितना है सर 0.5 एम्पियर है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, तो पावर, बल्ब का पावर क्या है वो हमें बताना है। तो करंट पता है V कितना है सर, V आपका 220 वोल्ट है, और करंट कितना है I जो है 0.5 एम्पियर है। तो पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो वोल्टेज V इंटू I, वोल्टेज कितना है सर 220 वोल्ट है, 220 इंटू I कितना है सर 0.5 एम्पियर है, 0.5 एम्पियर है। आप क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 110 एक 0.0 हो जाएगा ये आपका, तो कितना आ जाएगा 110 वाट आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 110 वाट हो जाएगा। कितना आ जाएगा पावर ऑफ बल्ब का पावर कितना होगा 110 हो जाएगा सर। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसका द्वारा खोजा गया था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑयरस्टेड ने खोजे थे, कौन ऑयरस्टेड ने खोजे थे, कौन खोजे थे ऑयरस्टेड, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज डैश के द्वारा की गई थी, किसका ऑयरस्टेड के द्वारा खोज किया गया था, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपको बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन ए स्मॉल कैविटी।
तो आपके जो डॉक्टर होते हैं एक छोटी कैविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन मिरर का यूज करते हैं वो सर? कनकेव मिरर का यूज करते हैं। कौन मिरर का यूज करते हैं? कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि आपका जब हम पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज जो बनता है सर वो वर्चुअल इरेक्ट बनता है और क्या बनता है? इनलार्ज बनता है। इसलिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं स्मॉल कैविटी को देखने के लिए, क्योंकि कनकेव मिरर जैसे यहाँ पे क्या फोकस से कम लेस देन फोकस जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा लेस देन क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। और लेस देन फोकल लेंथ अगर रखते हैं तो इमेज का जो साइज बनेगा वो इनलार्ज बनेगा और आपका जो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इसलिए कनकेव मिरर का डॉक्टर ने यूज करता है स्मॉल कैविटी को एग्जामिन करने के लिए, डेंटिस्ट यूज करते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ आ गया? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अवतल दर्पण का डेंटिस्ट जो है अवतल दर्पण का कैविटी को देखने के लिए ठीक है एग्जामिन करने के लिए यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 आपका बोलता है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता क्या है? एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर है सर। क्या है? ओम मीटर है। क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 आपको क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल में जो ऐड हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? 60 वोल्ट है सर। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम दिस सोर्स, वो सोर्स से कितना है करंट ड्रॉ हो रहा है? 4 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है। व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर वो 120 वोल्ट अगर क्या हो जाए, ये अगर 120 वोल्ट अगर ये 120 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दे तो वहाँ से कितना करंट प्रोड्यूस होगा वो हमें बताना है। तो पहले क्या निकालेंगे? यहाँ से आर निकाल लेते हैं कि आपका V1 कितना दिया हुआ है सर? 60 वोल्ट दिया हुआ है। V1 60 वोल्ट दिया हुआ है और I1 कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर दिया हुआ है। 4 एम्पियर दिया हुआ है। और आपका V2 जब आप कितना वोल्ट पे लगा देते हैं? इंक्रीज करते हैं 120 वोल्ट। कितना लगा देते हैं? 120 वोल्ट। तो ये I2 क्या होगा हमें निकालना है। मीन्स की रेजिस्टेंस तो सेम है, मतलब कि बल्ब आपका जो है वो सेम है, मीन्स की रेजिस्टेंस सेम है। तो R इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? R इक्वल टू आपका V1/I1 हो जाएगा। V1/I1 हो जाएगा। यहाँ से V1/I1 कितना हो जाएगा? 60/4 हो जाएगा। 60/4 हो जाएगा तो 415 जा क्या हो जाता है आपका? 415 जा क्या 60 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 15 ओम आ गया सर। आपका रेजिस्टेंस जो होगा बल्ब का वो कितना? 15 ओम हो जाएगा। अब यही रेजिस्टेंस वाला जो है आप कितना उसके जो आपका बल्ब है, मानो बल्ब कितना 15 ओम का है। अब इसमें क्या जो 60 वोल्ट का बैटरी है उसको खोल के क्या कर दिया जाता है? डबल उसका कर दिया था कितना? 120 वोल्ट का लगा दिया जाता है। 120 वोल्ट का लगा दिया जाता है। 120 वोल्ट का लगा दिया जाता है सर। तो 120 वोल्ट का जैसे लगाते हैं 120 वोल्ट का तो रेजिस्टेंस तो मेरा सेम है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस मेरा कितना है? 15 ओम। कितना है? 15 ओम है। 15 ओम है और मेरा क्या वोल्टेज कितना है? V2 मान लेते हैं। V2 कितना है? 120 वोल्ट। क्या निकालना है सर? करंट निकालना है। तो I2 बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है I2 बराबर क्या हो जाएगा? V2/R होगा। V2/R होगा। तो यहाँ V2 कितना है? 120 वोल्ट है सर। 120 वोल्ट है। 120 वोल्ट है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 120 वोल्ट है और 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है? 15। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा? 15 8 जा 120 होता है। क्या हो गया? 8 एम्पियर हो गया सर। कितना आ गया? 8 एम्पियर। कोई दिखा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक तरीका और है बनाने का। क्या है देखो कि जब रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो, तो क्या करेंगे? V1/I1 इक्वल टू V2/I2 ये आप फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला जब रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट हो तो V1/I1 इक्वल टू V2/I2 ये यूज कर सकते हैं। देखो कैसे? V1 कितना दिया हुआ है सर? आप देखो V1 60 दिया हुआ है, 60 रखिए, 60 रख दिए बाय I1 कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू V2 कितना दिया हुआ है आपका? 120 वोल्ट दिया हुआ है। I2 हमें निकालना है तो I2 ऐसे ही रहने दो। अब ये कटेगा क्या? 15 बार में
4 15 जा क्या 60 हो गया। I2 इधर डिवीजन में लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू 120 ऐसे कैसे 15 देखो लेफ्ट साइड में क्या मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में बाय 15 हो जाएगा। 15 8 जा क्या हो जाएगा 15 8 जा 120 हो जाएगा। कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया। तो ये फार्मूला रख के भी आप बना सकते थे जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। क्या आ गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आ गया सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 आपका बोलता है 113 आपका बोलता है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट गिवन R1 आपका दिया हुआ है आपका 10 ओम, R2 आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है R2 40 ओम, R3 आपका दिया हुआ है 30 ओम, R4 आपका दिया हुआ है R4 दिया हुआ है 20 ओम और आपका R5 दिया हुआ कितना R5 दिया हुआ है आपका 60 ओम। फिर आपको क्या वोल्ट आपका V दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो V को मेरा यहाँ लेना देना नहीं क्योंकि खाली टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे देखो R1 कितना दिया हुआ है सर 10 ओम दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है सर 40 ओम दिया हुआ है और आपका R3 कितना दिया हुआ है 30 ओम दिया हुआ है 30 ओम और ये आपका R4 कितना 20 ओम दिया हुआ है और आपका R5 कितना दिया हुआ है 60 ओम दिया हुआ है। तो ये आप जैसे करोगे तो मेरा कुछ सर्किट जो दिया हुआ है कुछ सर्किट इस तरह का दिया हुआ है देख लो। सर्किट कुछ इस तरह का दिया हुआ है ए मान लेते हैं इंड है, ए मान लो बी इंड है। तो ए R1 है सर, ए R2 है, ए आपका R3 है, ए आपका R4 है और ए आपका R5 है। तो यहां से आप ये देख सकते हो, यहां से ये देख सकते हैं R1 और R2 आपका क्या है पैरेलल में है। फिर ए आपका R3 R4 R5 ये क्या है पैरेलल में है। फिर आपका जो R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा ये आपका और R3 R4 R5 का जो इक्विवेलेंट निकलेगा ये दोनों आपका सीरीज में होगा। मीन्स कि ये R1 2 हो जाएगा सर इक्विवेलेंट और ये क्या हो जाएगा R3 4 5 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट निकालते हैं ये निकालते पहले पैरेलल, इसका हम कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो R1 R2 क्या है पैरेलल में है तो 1/R1 2 निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R1 क्या है आपका 1/10 हो जाएगा प्लस 1/R2 कितना 1/40 हो जाएगा सर। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा। अब यह क्या A4 A1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 5/40 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर देंगे सर इसको 1/R1 कितना आ गया 5/40 आ गया। क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं तो R1 2 मेरा कितना आ गया 40/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 40/5 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 8 जा 40 कितना आ गया R1 2 मेरा 8 ओम आ गया सर। कितना आ गया 8 ओम आ गया। R1 2 हमारा 8 ओम आ गया। अब हम क्या करते हैं R3 R4 R5 को हम क्या करते हैं सॉल्व करके ये तीनों क्या पैरेलल में है। ये R1 मेरा R1 2 कितना आ गया 8 ओम आ गया। 8 ओम यहाँ लिख दो। अब क्या हो गया R1 R3 R4 R5 किस में है सर पैरेलल में है। तो R पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 प्लस 1/R3 ये फॉर्मूला होता है ना। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/R = जब पैरेलल का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 रेसिप्रोकल करके क्या करो ऐड करते जाओ। तो 1/R1 3 4 5 R3 4 5 ये रख देते हैं। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ये इक्वल टू 1/R3 कितना है सर R3 कितना है देख लो यहाँ पे R3 मेरा 30 ओम है प्लस 1/R4 कितना है सर 20 ओम है प्लस आपका R5 कितना है सर आपका 60 ओम है। जब एलसीएम लेंगे ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आएगा। क्या आएगा 60 आएगा। अब 60 एलसीएम आ जाएगा ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 60 आएगा। आप देखो 32 जा 60 तो 1 2 जा 2 प्लस यहाँ 23 जा 60 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 जा 3 प्लस 61 जा 60 यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये इसको 2 + 3 + 1 क्या हो जाएगा 6/60 आ गया सर।
क्या आ गया 6/60 आ गया। तो आपके 1/R3 जो है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से R3 4 5 आपका क्या आ जाएगा 60/6 हो जाएगा रेसिप्रोकल करने पे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 ओम आएगा सर, क्या आएगा 10 ओम आएगा। तो R3 4 5 इक्वल टू कितना आपका क्या आ गया इक्विवेलेंट आपका 10 ओम आ गया। आप देखो क्या R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R12, ये दोनों का आप क्या सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया तो R12 प्लस क्या आ जाएगा R3 4 5। आप यहाँ से 8 करेंगे तो 8 प्लस क्या हो जाएगा 10 कितना आ गया सर 18 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 ओम। कोई दिखा ऑप्शन, ऑप्शन दिख गया सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना था पहले पैरेलल को सॉल्व कर लेना था, पैरेलल को सॉल्व करने के बाद क्या इसके इक्विवेलेंट फिर दोनों क्या सीरीज में बन रहे थे, फिर सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करके बना लेना था। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 बोलता है क्या कि ए स्टूडेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। एक स्टूडेंट है वो एनर्जी को निकालना चाह रहा है, फॉसिल फ्यूल से वो एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा है। तो विच प्रोसेस वुड हेल्प हिम टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो कौन प्रोसेस से वो एनर्जी को निकाल सकता है वो हमें बताना है। तो कौन प्रोसेस से निकाल सकता है, बर्न करके एनर्जी, वो फॉसिल फ्यूल को क्या करेगा बर्न करेगा, बर्न करने पे वो निकाल सकता है, बर्निंग क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फॉसिल फ्यूल को जलाने से फिर वो क्या देता है एनर्जी देता है। पेट्रोल को जला रहे हो, कोल को जला रहे हो तो वहां से क्या एनर्जी मिल रहा है, तो किसके द्वारा देता है बर्निंग। जब उसे हम एक्सट्रैक्ट एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, तो एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है, तो जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी, तो जलाना। तो उसको जैसे जलाएंगे तैसे हम क्या होगा एनर्जी रिलीज करेगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोलता है क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को हम कैसे ऐड करेंगे, ठीक है कनेक्ट करेंगे कि हमें वो टोटल रेजिस्टेंस कितना दे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 4 ओम का देना चाहिए। तो ये हमें दिमाग लगाना होगा या ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करना होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड करते हैं तो 3 6 9 9 4 क्या हो जाएगा 13, तो ये 13 ओम हो जा रहा है इक्विवेलेंट। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। कितना 4 ओम बनाना है, तो तीनों का क्या करते हैं पैरेलली जोड़ देते हैं। तो तीनों को पैरेलली जोड़ेंगे तो 1/3 1/6 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में ऐड करते हैं तो छोटा वाला से भी छोटा देता है, तो छोटा कितना है 2 ओम है, लेकिन हमें क्या लाना था 4 ओम। तो ये भी ऑप्शंस मेरा नहीं होगा, ये भी ऑप्शंस नहीं होगा, क्योंकि आप निकाल के भी देखना ये आपका 2 ओम से छोटा आएगा, 2 ओम से। तो पैरेलल में अगर ऐड करते हैं, पैरेलल में अगर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है उससे भी उसका वैल्यू क्या आता है स्मॉल आता है सर। तो ये भी मेरा ऑप्शंस नहीं होंगे, ये भी मेरा ऑप्शंस नहीं होगा। आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन, तीसरा सी ऑप्शंस में देखो 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल में है और फिर 2 ओम इसके सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले पैरेलल वाला सॉल्व कर लेते हैं सर। तो 1/6 प्लस 1/3 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आर इक्विवेलेंट, ए मान लेते हैं आर है, आर डैश, ठीक है। तो ये आपका क्या है 6 एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 1 6 जा 1 और 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1 2 जा 2, तो ये आपका आ जाएगा 3/6 आएगा। तो आर डैश मेरा जो हो जाएगा सर, आर डैश रेसिप्रोकल कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 6/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 3 2 जा 6, क्या आ गया 2 ओम आ गया सर, क्या आ गया 2 ओम आ गया। तो आर डैश इसके इक्विवेलेंट आप बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट इसको बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 ओम हो गया सर, ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब क्या होगा दोनों सीरीज में आ गया, इसके इक्विवेलेंट हम क्या बना लिए ये वाला बना लिए, और ये 2 ओम ये 2 ओम, ये दोनों को आप दोनों सीरीज में सिंपली क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 + 2 क्या आ गया 4 आ गया,
4 आ गया ना, हमें क्या लाना था, 4 ओम लाना था। मीन्स कि 2, 3, 6 ओम को कैसे ऐड करेंगे कि 4 ओम आ जाए। तो ये 2 को 3 ओम और 6 ओम वाला को क्या पैरेलल में ऐड कर देंगे और उसके साथ 2 ओम को क्या सीरीज में ऐड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116 आपका बोलता है क्या, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, कन्वेक्स लेंस में कहाँ पे रखेंगे कि रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज ऑफ दिस साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि रियल इमेज बने किसका, ऑब्जेक्ट के साइज के रियल इमेज बनता है। तो ये मानो कि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रियल इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होना चाहिए। तो लेंस में कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं सर, हम लोग 2f पे रखते हैं, तो इसका इमेज जो बनता है वो 2f पे, अदर साइड 2f पे बनता है, इमेज क्या रियल बनता है और इन्वर्टेड होता है, और साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। कहाँ पे बनता है, 2f पे। तो कहाँ पे रखेंगे उसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, ए ट्वाइस दी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के ट्वाइस पे अगर हम रखते हैं तो मेरा इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा और रियल इमेज बनता है सर। कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फोकल लेंथ के ट्वाइस पे दूरी पे रख दो ऑब्जेक्ट को, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट जो हो के इमेज जो बनेंगे वो रियल होंगे और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 आपका बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में किस तरह का मिरर यूज करते हैं, तो कनकेव मिरर का यूज होता है। कौन मिरर का यूज होता है, सोलर फर्नेस में आपका कनकेव मिरर का यूज होता है सर। सोलर फर्नेस में कौन मिरर, क्योंकि वो रे को क्या करेगा, कनकेव मिरर लगा रहेगा तो रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। जितना भी रे इसमें मिलता है आता है सारे को क्या करेगा, कन्वर्ज करता है, इसलिए कनकेव मिरर का यूज होता है। दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। द इमेज इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16.67 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, द वैल्यू ऑफ एफ इज। तो बोलता है कन्वर्जिंग लेंस बोले तो कन्वेक्स लेंस, जो रे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये मानो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट का दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट है, जिसका कितना दूरी पर रखा गया है आपका 25 सेंटीमीटर पे। मीन्स कि यू आपका कितना दिया हुआ है सर, यू आपका मेरा -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमें क्या डिस्टेंस भी हमें इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज मेरा वो बन रहा है 16.67। इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट जिधर बना है उसके अदर साइड में मेरा इमेज बन रहा है कहाँ पे, 16.6 सेंटीमीटर पे। इसकी रियल इमेज बन रहा है। ये आपका कितना भी का दूरी जो है वो क्या अदर साइड में बन रहा है, तो ए पॉजिटिव होगा, जो 16.67 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, एफ क्या होगा। तो हमें लेंस फार्मूला पता है सर, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u होता है, 1/v माइनस 1/u होता है। 1/v कितना दिया है, v कितना दिया है सर, 16.67 माइनस 1/u कितना दिया सर, u कितना दिया है, -25 दिया हुआ है, -25 दिया हुआ है। अब देखो इसको, अब देखो क्या होगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो आगे इसको सॉल्व कीजिए करेंगे तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16.67 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/25। आप इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व जैसे करोगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो 1/f आएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/10 आएगा सर। क्या आएगा, 1/10 आएगा। तो f इसको रेसिप्रोकल जब प्लग कर दोगे क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है सर हमेशा क्या पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। और कनकेव लेंस का डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या नेगेटिव होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ से आपको सॉल्व करना था। फोकल क्या आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे 1/10 आएगा। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस में होगा पॉजिटिव, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो प्लस में होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन आर रिस्पेक्टिवली, कि आपके जो फार पॉइंट और नियर पॉइंट ह्यूमन आई जो नॉर्मल विजन है के साथ ह्यूमन आई का फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है ये हमें बताना, कि अगर ह्यूमन बीइंग में कोई डिफेक्ट नहीं है तो उसका फार पॉइंट क्या होगा और नियर पॉइंट क्या होगा। तो कोई भी इसका फार पॉइंट जो है सर, ठीक है, वो इन्फिनिटी होता है। क्या होता है इन्फिनिटी, और नियर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर। मीन्स कि 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, नॉर्मल विजन में होता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका फार पॉइंट जो इन्फिनिटी हो जाएगा और आपका नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो गया ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। तो समान दृष्टि के मान नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्रमशः है। तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा आपका समान दृष्टि के मानव नेत्र के समान दृष्टि का दूर बिंदु जो है अनंत है सर, और आपका निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 बोलता है आपका क्या, कि द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज बाय द एक्शन ऑफ। जो फोकल लेंथ आपका आई का लेंस का चेंज होता है, लेंस का जो आपको चेंज करवाता है फोकल लेंथ, वो कौन करवाता है किसके एक्शन के द्वारा, सिलियरली मसल के द्वारा। सिलियरली मसल क्या करता है आई लेंस को पतला और मोटा करता है। आई लेंस को पतला और मोटा कौन करवाने का हेल्प है, जिम्मा किसका है, वो आपका जिम्मेदारी सिलियरली मसल का है, सिलियरली मसल का। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण से होता है, किस कारण से होता है सिलियरी मांसपेशिया के द्वारा। ठीक है, मांसपेशिया, सिलियरली मांसपेशिया के द्वारा नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है कि में परिवर्तन किस कारण से होता है, आपका सिलियरी मसल के कारण होते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। मैग्नेट के द्वारा कौन जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। तो स्टील कर जाता है सर, कोबाल्ट कर जाता है, निकल कर जाता है, कौन नहीं करता है, ब्रास नहीं करता है। तो कौन अट्रैक्टेड नहीं होता मैग्नेट के द्वारा, ब्रास नहीं करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता, स्टील तो हो जाता है, कोबाल्ट हो जाता है, निकल हो जाता है, कौन नहीं होता है, पित्तल नहीं होता है। ब्रास आपका जो मैग्नेट है चुंबक है वो अपने ओर आकर्षित उसको नहीं करता है। कौन किसको नहीं करवाता है, पित्तल को नहीं करवाता है। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 बोलता है व्हेन ए स्टेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट। जब स्टेट कंडक्टर जो है स्टेट कंडक्टर है, ए स्टेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, स्टेट कंडक्टर में मेरा करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, स्टेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, इज कैरिंग करंट, देन देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड इट, there are magnetic field lines parallel to the conductor, there are no magnetic field lines, none of the above। तो जब स्टेट कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है सर, तो उसमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। कौन मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। कौन मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, और जिसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है, वायर पे लाई कर रहा है। तो वहां पे क्या सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जब स्टेट कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है तो वहां पे तो वहां पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसके चारों ओर है सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, देयर आर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड इट। समझ आ गया। तो जब एक सीधा चालक विद्युत वहन करता है तो इसके चारों ओर वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 कि वाई इज बायोगैस कंसिडर एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों माना गया है ये हमें बताना है। कि एज इट प्रोड्यूस आसेज, नहीं ये राख नहीं देता है, क्योंकि वो राख नहीं देता है। एज इट प्रोड्यूस मीथेन, ये मीथेन प्रोड्यूस करता है। एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, एज इट डिकम्पोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
बायोगैस का ऊर्जा एक अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? क्योंकि वो धुआं रहित जलता है, क्योंकि वो विदाउट रिलीजिंग स्मोक के बिना वो जलता है, इसलिए ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। बायोगैस इज कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज एज इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, क्योंकि वो स्मोक नहीं जलता है, क्योंकि वो स्मोक नहीं रिलीज करता है जलने के समय में, इसलिए बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर किया गया है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है रियान कैन यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। रियान जो है कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को खाना पकाने के लिए यूज कर सकता है, बट ही वांट्स टू अवॉइड प्रोडक्शन ऑफ स्मोक, लेकिन वो चाहता है कि स्मोक से को प्रोड्यूस करवाने का अवॉइड करता है, मतलब कि वो नहीं चाहता कि सोर्स से स्मोक प्रोड्यूस हो। विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स शुड ही यूज्ड फॉर कुकिंग, तो कौन सोर्स को यो यूज करेगा खाना पकाने के लिए जिससे आपका स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा? तो क्या यूज करेगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा खाना पकाने में, तो इलेक्ट्रिक हीटर अगर यूज कर रहा है तो वहां से स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज कर रहा है तो वहां से आपका क्या स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा सर। समझ आ गया? कोल में भी आपका ये आपका धुआं आ रहा है, वुड में भी आ रहा है आपका ठीक है, पेट्रोलियम में भी कुछ ना कुछ वहां से आपके कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। किसमें प्रोड्यूस नहीं होगा? इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, 100 सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाती है, तो हाँ ये भी इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ द सन्स एनर्जी टू जनरेट एनर्जी टू लाइट ए बल्ब। तो यहाँ से विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस जो एक्सप्लेन करता है कि सन्स एनर्जी को एक्सट्रैक्शन करके हम लोग क्या करते हैं? लाइट को जलाने के लिए, एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है? कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या सन्स एनर्जी को यूज कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सन्स का एनर्जी को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब को जलाने में यूज करते हैं। सोलर प्लेट हो ना, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक बल्ब को जलाने के लिए ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य की ऊर्जा को निष्कासित करने की व्याख्या करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। समझ आ गया? सौर ऊर्जा को सोलर प्लेट ने सोलर ऊर्जा को लेकर उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 बोलता है क्या कि इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज -2 डायप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो पावर का फॉर्मूला होता है सर, अगर एक लेंस की शक्ति कितना -2 डायप्टर है, -2 डायप्टर है, तो इसकी फोकल लंबाई क्या होगा वो हमें निकालना है कि ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो P इक्वल टू क्या होता है सर? 1/f होता है। 1/f किस में होता है? मीटर में होता है। तो यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। P कितना दिया हुआ है? -2 डायप्टर दिया हुआ है। P कितना दिया हुआ है? -2 डायप्टर दिया हुआ है, -2 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.55 मीटर आ गया। किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो -0.5 मीटर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -0.5 इंटू 100 क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकस दूरी जो है, फोकल लंबाई या फोकल लेंथ जो होगा वो -50 सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कॉल्ड। जो ब्लैक ह्यूमर होता है, देखिए ब्लैक ओपनिंग बिटवीन दी एक्वस ह्यूमर और लेंस में के बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको पप्पिल बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? पप्पिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पप्पिल बोलते हैं। ब्लैक ओपनिंग जो होता है जहां से लाइट एंटर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पप्पिल बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में जो ब्लैक ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं पप्पिल बोलते हैं। ठीक है, पप्पिल बोलते हैं। अब आता है नेक्स्ट, अब आता है
क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 128 बोलता है ए रेक्टेंगुलर क्वाइल ऑफ कॉपर वायर्स इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर क्वाइल है वो, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज वंस इन ईच हाफ रेवोल्यूशन के बाद आपका क्या होता है, वो क्वाइल जो मानो कि यहाँ मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है सर, ये आपका साउथ पोल है। यहाँ पे क्या क्वाइल है, क्वाइल इस तरह से क्वाइल है, तो क्वाइल आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद, ये साउथ पोल है, हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, वो करंट का डायरेक्शन को, इंड्यूस्ड करंट जो वहां पे एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करता है। कितना के बाद, हाफ रेवोल्यूशन के बाद। क्या, हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो क्वाइल है का, जो क्वाइल में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसका डायरेक्शन चेंज होता है आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129 बोलता है एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज, कि आपके जो नून में, दोपहर में सूर्य जो है सफेद दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका लाइट जो है, तो एट नून में जो दोपहर के समय में जो सन है मेरा वो व्हाइट इसलिए अपीयर होता है क्योंकि जो लाइट है सर, लाइट का कलर जो है वो कम स्कैटर करता है, क्योंकि वो मानो कि आप यहाँ पे सन है, दोपहर के समय में जो आपका सन है ये आपका एटमॉस्फेयर है सर, एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि वो कम लेस लाइट जो है लिस्ट स्कैटर करता है, लिस्ट स्कैटर करता है क्योंकि वो आपका जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो कम थिकनेस है, और कम थिकनेस में वो ट्रेवल करता है तो लाइट को वहाँ पे कम स्कैटर करता है, मिनिमम स्कैटर करता है, इसलिए मेरा सन जो है वो वाइट अपीयर होता है सर। समझ आ गया, तो लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड, नून के समय में सन इसलिए व्हाइट आपका अपीयर होता है क्योंकि वहां पे लाइट जो है लिस्ट स्कैटर्ड करता है, प्रकाश का न्यूनतम पर किरण होता है, इसलिए दोपहर में सूर्य आपका क्या सफेद दिखाई देता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 बोलता है आपका क्या कि ए वायर ऑफ लेंथ एल मेड ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी रो इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ टू पार्ट्स आर इक्वल टू। तो रेजिस्टिविटी आपका लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और आपका टेम्परेचर पे खाली डिपेंड करता है। कौन, रेजिस्टिविटी। लेंथ को आप कितनों भी काट दो रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नो इफेक्ट, क्या रो ही रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही रहेगा सर। ठीक है, तो ए वायर ऑफ लेंथ एल है, अगर उसको हम दो भाग में काट दिए तो रेजिस्टिविटी आपका चेंज नहीं करेगा, क्या रहेगा, रो ही रहेगा सर। समझ आ गया, रेजिस्टेंस चेंज कर जाता, क्या जाता है, हाफ हो जाता है, लेंथ को हाफ करेंगे तो वो रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी में नहीं चेंज करेगा क्योंकि सेम मटेरियल का बना हुआ है, टेम्परेचर भी सेम है, तो आपका रेजिस्टिविटी भी क्या सेम रहेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, कि एक ऑब्जेक्ट को फ्रंट मिरर, प्लेन मिरर के फ्रंट में 0.25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, 0.25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, तो आपके इमेज कहाँ बनेगा, उतने ही दूरी पे इमेज बनाएगा सर, इमेज यहीं पे बनाएगा सेम हाइट का, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो आपके ये जो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना ऑब्जेक्ट का दूरी होगा उतना ही इमेज का भी दूरी होगा प्लेन मिरर से, ये भी क्या हो जाएगा 0.25 मीटर हो जाएगा। आप क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना दूरी होगा, तो 0.25 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा, 0.25 प्लस 0.25 क्या हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएंगे। जो ऑब्जेक्ट से इमेज की दूरी जो होगा वो कितना होगा 0.5 मीटर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा एंगल आई जो है जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है कहाँ पे, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मेरा 0 डिग्री है,
जीरो है तो रिफ्लेक्शन एंगल भी कितना होगा, जीरो होगा सर, समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। 133 आपको बोलता है द नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर वुड बी आपका जो आप वहाँ पे आपका जो आपके मिरर में कन्वेक्स मिरर में कोई भी इमेज बनता है सर, कहाँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं पे भी हो, मेरा इमेज कहाँ बनता है, पोल और फोकस के बीच में बनता है। और मेरा जो इमेज बनता है सर, इमेज जो बनता है वो वर्चुअल एंड अपराइट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और इमेज जो बनता है वो डिमिनिश्ड होता है, क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है। इरेक्ट को क्या दूसरा नाम है, अपराइट भी बोलते हैं। तो इसमें आपका जो इमेज बनता है ये आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड इन साइज बनता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही बोल रहा है कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट बी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकल पॉइंट। पोल और फोकल पॉइंट से की दूरी से क्या है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कम है, मीन्स कि यहाँ पे होगा कहीं ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज जो, ठीक है, मिरर वुड भी, तो मिरर जो आपका होगा वो क्या होगा, वहाँ से जो इमेज बनेगा, नेचर ऑफ इमेज वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, अपराइट होगा। मीन्स आप कन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी बताना है कि नेचर क्या बनता है इमेज का और साइज क्या होता है। तो वर्चुअल एंड अपराइट बनता है इमेज का नेचर जो होता है कन्वेक्स मिरर में, और आपका क्या, डिमिनिश्ड इन साइज होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। 134 आपको बोलता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर जो है कितना है, ये म्यू डब्ल्यू जो आपको दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू, म्यू से डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, या एन से बहुत कोई करता है। तो म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 1.33 दिया हुआ है सर, 1.33 दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वाटर में, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा वो हमें बताना है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर होता है। तो यहाँ से क्या, वी डब्ल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, आपका जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ होता है, मीटर पर सेकेंड होता है सर। बाय क्या है आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, 1.33, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.33 को सॉल्व करने पे आपका ये आ जाएगा 1.33, ये 1.33, ठीक है, ये 300 डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बार में ये आपका 266 आ जाएगा। यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट देना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये 2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.26, क्या आ जाएगा, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, जो स्पीड ऑफ लाइट वाटर में जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्योंकि आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, आपका हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, ये आपको फार्मूला याद रखना था। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ गया, ऑप्शन सी आप मिल गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज, जो कनकेव लेंस का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है सर, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर हमेशा लेस देन 1 होता है, हमेशा लेस देन 1 होता है, क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 1, और क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट इज नोन एज, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक करंट आपको डिटेक्ट करके बताता है, यूज करते हैं डिटेक्ट करने में, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है सर, एम मीटर नाम है, क्या नाम है,
एम मीटर, तो एम मीटर यहाँ पे नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर दिया हुआ ना, तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है उसे क्या कहलाता है, इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एम मीटर भी क्यों यूज करते हैं, एम मीटर को बड़ा करंट को मेजर करने में यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को स्मॉल करंट को मेजर करने में यूज करते हैं। तो एम मीटर भी ऑप्शन आता तो एम मीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर दिया हो तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एसी जनरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। किस पे काम करता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 बोलता है फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सर। फॉसिल फ्यूल्स को हम फिर से, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, अगर एक बार खत्म हो गया फिर वापस हम नहीं ला सकते हैं, बहुत समय लगेगा लाने में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा। अब आता नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 बोलता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, ये होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। कैसे निकालोगे, तो वाट जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर आपका हो जाएगा वाट सेकेंड। वाट सेकेंड बराबर क्या होता है, जूल। तो 1 किलोवाट आवर दिया हुआ ना, 1 किलोवाट आवर दिया हुआ है, तो 1 किलो में कितना होता है, थाउजेंड, यहाँ क्या आ जाएगा, केजी, ग्राम में। ये अगर किलो वाट है तो वाट में चेंज, तो 1000 वाट आ जाएगा। 1000 किलो वाट बराबर 1000 वाट हो गया, इंटू 1 आवर को, 1 आवर किसको कर सकते हैं सेकंड में, 60 इंटू 60। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 3600 इंटू 1000, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल आ जाएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो जाएगा, और 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 1 वाट सेकेंड होता है, 1 वाट सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। ए आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 140। 140 आपको बोला जाता है कि हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन, कहाँ पे रहता है, हिली ट्रेन्स में लगा हुआ रहता है, जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहाँ पे आपका ये हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाया जाता है सर। तो हिली ट्रेन्स, पर्वतीय भूखंड में आपका हाइड्रो पावर प्लांट बनता है। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 बोलता है ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट कैरीज 20,000 कूलम। वोल्ट दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ, वोल्ट दिया हुआ 10 वोल्ट सर। भी आपका दिया हुआ है 10 वोल्ट। क्यू दिया हुआ है 20,000 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 ओम। द वर्क डन इन 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में वर्क डन क्या होगा हमें बताना है, 10 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा हमें वो बताना है सर। ठीक है, तो 10 सेकंड में, तो यहाँ पे हमें पता है कि W बराबर क्या होता है, वर्क डन बराबर होता है आपका VQ। क्या होता है, VQ होता है। W बराबर क्या होता है, VQ होता है। क्या होता है, VQ। तो V कितना है सर, V मेरा 10 दिया हुआ है, और Q कितना दिया हुआ है सर, Q मेरा 20,000 दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 5 हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 5 हो जाएगा। कोई दिखा, जूल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डराने के लिए दे दिया था और टाइम भी डराने के लिए दिया, क्योंकि वर्क डन बराबर ही होता है V इक्वल टू VQ या V इक्वल टू हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है वर्क डन बाय चार्ज, तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। तो ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, टाइम कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट कितना है, 10 वोल्ट, और Q कितना है 20,000। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर 5 जूल हो जाएगा। देखो 10 लगा और कितना जीरो देख लो, 1 2 3 4 5, तो 5 लगा देते हैं 10 का पावर 5।
तो 2 × 10⁵ जूल हो जाएगा। समझ आ गया? या इसको लिख सकते थे 2 × कैसे लिखते थे, देखो 1 और क्या है 50 लगा दो। आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 10 लगाओ और कितना जीरो है देख लो, उतना जीरो लगा, ऊपर में 5 कर दो, तो 2 × 10⁵ हो गया, वो जूल, इतना जूल होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। 142 बोलता है टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल, कि दो डिवाइसेस आपका कनेक्टेड है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी पैरेलल में। मानो कि दो डिवाइसेस है, एक पैरेलल में एक बल्ब लगा दिए हैं और एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक आयरन है, या दूसरा बल्ब लगा दिए, दोनों क्या है पैरेलल में, एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है, ठीक। द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट इच, तो वहाँ पे आपका कौन रिमेन सेम रहेगा वो हमें बताना है सर। कौन वहाँ पे रिमेन सेम रहेगा पैरेलल में, तो पैरेलल में आपका वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल कनेक्शन में सर, पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, करंट आपका डिफरेंट हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, जो वोल्टेज भी है वही वोल्टेज हमेशा पैरेलल में, कोई भी रेजिस्टेंस में कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में आपका वोल्टेज सेम रहता है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज कनेक्शन में आपका करंट सेम रहता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। 143 बोलता है कैलकुलेट द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर इन द फ्लोइंग सर्किट। 10 ओम में कितना करंट होगा वो हमें बताना है सर। 10 ओम में कितना करंट होगा, तो पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज क्या 6 वोल्ट ही रहेगा सर, ठीक है। तो 10 ओम वाले में कितना वोल्टेज हो रहेगा, वोल्टेज आपका V10 वाले में कितना होगा, 10 ओम कितना 6 वोल्ट रहेगा सर, 6 वोल्ट रहेगा। तो करंट क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट मानते कि I10 10 ओम के थ्रू निकालना है, तो I10 बराबर क्या हो जाएगा, V/R10 होगा, ठीक है। तो V कितना है सर, V आपका 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, तो 6 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम वाला में निकालना है, क्या आ गया 0.6 एम्पियर हो गया। तो ये आपके जो 10 ओम में जो करंट पास होगा कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर होगा सर, 0.6 एम्पियर होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। 144 बोलता है इफ R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट रिस्पेक्टिवली ऑपरेटिंग टू 20 वोल्ट, देन तो कौन आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या बड़ा होगा, ये हमें बताना है। क्या ऑपरेटिंग दोनों का ऑपरेटिंग जो है 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस किसका बड़ा होगा ये हमें बताना है सर। तो R यहाँ से देखो, R जो इक्वल टू, तो P इक्वल टू वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस होता है, यही होता है ना, यही होता है सर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं वोल्टेज स्क्वायर बाय P, पावर यही लिख सकते हैं ना, यही लिख सकते हैं सर। तो यहाँ ये लिखने के बाद आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए भी स्क्वायर, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ से क्योंकि वोल्टेज जब कांस्टेंट हो जाए, वोल्टेज 220 वोल्ट है, दोनों पे काम कर रहा है, वोल्टेज जब कांस्टेंट हो जाए तो आर जो है सर, रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, पावर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका 60 वाट वाला 60 वाट पावर का ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, R2 है, 60 वाट पावर का R2 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा सर, R2 आपका कम होगा। और 40 वाट पावर ज़्यादा है, ठीक है, 40 वाट पावर ज़्यादा है, तो ये कम है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 जो है ज़्यादा होगा, R1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, R1 जो हो जाएगा ग्रेटर देन R2 होगा। आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं पुट करके, क्या R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय P, V कितना दिया है 220 वोल्ट, और P कितना दिया हुआ है आपका, P दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, डाल देना, यहाँ निकाल देना, देखना R1 जो है वो ग्रेटर होगा, जिसका पावर कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, क्या हो जाएगा R1 ग्रेटर देन R2, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145।
145 बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम, कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बना सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। 1/5 ओम को जोड़ के 5 रजिस्टर्स को जोड़ के मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बना सकते हैं। मैक्सिमम रेजिस्टेंस मतलब कि पांचों को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। पांचों को सीरीज में जोड़ेंगे R1 R2 R2 R3 R4 R5 क्या करेंगे, सबको सीरीज में जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 क्या हो जाएगा 1/5। हर एक ओम कितना दिया हुआ है, हर एक रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1/5 ओम का। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और 5 है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 बार क्या आ जाएगा 5/5 आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस होगा कितना का होगा 1 ओम होगा। कितना होगा 1 ओम होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 5 रेजिस्टेंस ईच का कितना है 1/5 ओम को मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा 5 को क्या करना पड़ेगा सीरीज में जोड़ेंगे तो आपके जो हो जाएंगे 1 ओम का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है व्हेन लाइट रेज एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट दी, कि अगर आंख में मेरा लाइट इंटर कर रहा है तो मोस्ट रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ से होता है, रिफ्रैक्शन जो दो जगह से होता है आई में, एक पहला कॉर्निया में होता है फिर उसके बाद लेंस में होता है सर। तो सबसे मोस्ट रिफ्रैक्शन कहाँ से हो जाता है, कॉर्निया से हो जाता है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के आउटर सरफेस से ही मोस्ट रिफ्रैक्शन, लाइट का मोस्ट रिफ्रैक्शन हो जाता है सर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है व्हेन व्हाइट लाइट एंटर्स ए ग्लास फ्रिज फ्रॉम एयर द एंगल ऑफ डेविएशन इज लीस्ट फॉर। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे लीस्ट किस में होगा, आपका सबसे कम डेविएशन आपका रेड लाइट का होता है। कि जैसे हम फ्रिज में देखो, यहाँ फ्रिज में एक आपका व्हाइट लाइट पास करवाएं सर, तो ए आप यहाँ से क्या करेगा रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ए इमर्जेंट करेगा, यहाँ से ए बाहर निकलेगा सर। ठीक है, ए बाहर निकलेगा तो ए आपका जीओर होगा, ए आपका क्या हो जाएगा रेड होगा। तो रेड कलर आपका यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम कौन करेगा, रेड कलर सबसे कम डेविएट करता है, क्योंकि ये लिस्ट स्कैटर करता है, ये कम स्कैटर करता है, इसलिए ये एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होता है, रेड लाइट का होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और मैक्सिमम किसका होता है सर, वायलेट का होता है। मैक्सिमम किसका होता है, वायलेट का होता है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 बोलता है द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग, ठीक है, द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम 4 ओम 1 ओम एंड 100 ओम। जब 2 ओम 4 ओम और 1 ओम और 100 ओम को हम रेजिस्टेंस को लिस्ट ऐड कनेक्ट करेंगे तो लिस्ट रेजिस्टेंस का वो लिस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चारों को जब पैरेलल में ऐड करेंगे सर, कनेक्ट करेंगे, चारों को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो लिस्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो छोटा वाला से भी छोटा होगा, मीन्स कि 1 ओम से भी क्या हो जाएगा छोटा होगा। लिस्ट जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम से छोटा होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपको बनाना नहीं है डायरेक्टली, कि चारों को जैसे हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं तो छोटा वाला से भी छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा हाँ 1 ओम से छोटा हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 आपका बोलता है द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज, जो एनर्जी एफिशिएंट है प्रकाश उत्पादन के लिए ऊर्जा सक्षम युक्ति है वो कौन है, CFL है सर। क्या हो जाएगा CFL है, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है फुल फॉर्म। क्या हो जाएगा CFL एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस है फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज कौन है, CFL है। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 बोलता है इफ एंड रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबको किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें बताना है। तो 1/R हो जाएगा 1/R, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है, प्लस 1/R कहाँ तक जाएगा n टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, n टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से जब जोड़ेंगे R, ये कॉमन आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा
एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ से जो इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर डैश इज इक्वल टू आर बाई एन होगा सर, आर बाई एन होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एन एन बाई एन एन एट होते जाएगा एन टर्म्स, तो एन 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर, ठीक है, कितना हो जाएगा? और एन बाई आर आ जाएगा, ठीक, एन बाई आर आ जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा? आर बाई एन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से देखिए कि सारे जो 2021 के आपके जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करने किए, ठीक है, फिजिक्स का। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर एक बार देख के एग्जाम देने जाएं। थैंक यू।